नमस्कार, मैं हूं नितीशा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। चलिए शुरू करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात बद्रीनाथ धाम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। बसंत पंचमी पर परंपरा के अनुसार तय कर दी गई है तारीख। 23 अप्रैल को सुबह भक्त कर सकेंगे दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने की तारीख भी तय हो गई है। शुभ मुहूर्त निकाल कर घोषित की गई है तारीख। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अप्रैल की सुबह भक्त बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। परंपरा अनुसार बसंत पंचमी के दिन तारीख तय की जाती है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और इस बार ये तारीख 23 अप्रैल की तय की गई है। इसके साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने की तारीख भी तय कर ली गई है। शुभ मुहूर्त निकालकर ये तमाम तारीखें तय की गई हैं। और कपाट खुलने की परंपरा क्या है वो भी अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर किस परंपरा के तहत कपाट खोले जाते हैं। गाड़ू घड़ा यात्रा से ये परंपरा जुड़ी हुई है। गाड़ू घड़ा यात्रा राजमहल पहुंचती है। कुंवारी और सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और बद्रीनाथ धाम के लिए तिल का तेल निकालती हैं। महिलाएं मुंह पर पीला कपड़ा बांधकर ये धार्मिक कार्य करती हैं। इसी तेल से धाम में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना होती है। पिछले 5 सालों में श्रद्धालुओं के आंकड़े जो हैं वो भी काफी बढ़ते रहे हैं। अब ये आंकड़ा भी आपको बता दें कि किस तरीके से साल दर साल बद्रीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। 2021 की अगर बात करें तो 2021 में 1,97,997 लोग पहुंचे थे। कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण संख्या कम रही थी। 2022 में 17,63,559 लोग यहाँ यात्रा के लिए पहुंचे और कपाट खुलने पर यहाँ भारी भीड़ देखी गई क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस पे हट चुके थे। 2023 की अगर बात करें तो 18,35,000 श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला। 2024 में 14,35,341 लोग यहाँ पहुंचे। मॉनसून और मौसम के प्रभाव से संख्या में उतार चढ़ाव बना रहा। 2025 की अगर बात करें यानी कि बीते साल की बात करें तो 16,60,224 भक्तों ने इस साल बद्रीनाथ के दर्शन किए। तो तमाम धार्मिक स्थलों के कपाट खुलने की एक परंपरा होती है। विधिवत तरीके से ये कपाट खुलते हैं और इसी तरह से कपाट खुलने की तारीख भी तय की जाती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए बात यमुनोत्री धाम की करेंगे, जहां पर साल की पहली बारिश और बर्फबारी देखी गई है। बर्फ की सफेद चादर से पूरा यमुनोत्री धाम ढक गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। निचले जो क्षेत्र हैं उनमें बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और बर्फबारी के चलते पूरे उत्तराखंड का मौसम का मिजाज बदल गया है। और इसी कड़ी में अगर बात धार्मिक स्थलों की जाए तो साल की पहली बर्फबारी हुई है यमुनोत्री धाम में। यमुनोत्री धाम और आसपास के क्षेत्र सुबह सवेरे बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में इस बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित नजर आया। तो साल की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। यमुनोत्री धाम में आज सुबह बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से धाम और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से एक बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। इसके साथ ही निचले इलाकों में इस बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान गिर गया है। वहीं मसूरी की भी अगर बात करें तो यहां पर भी मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। तेज हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। लाल टिब्बा में हल्की सी बर्फ भी जमी हुई नजर आई। बर्फबारी को देखकर पर्यटकों में खुशी की लहर है। मौसम बदलने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मसूरी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लोग मसूरी छुट्टी मनाने गए हुए थे उनके चेहरे आज सुबह खिल गए जब अचानक मसूरी में बर्फबारी हुई। हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन बावजूद इसके लाल टिब्बा क्षेत्र में
थोड़ी सी बर्फ जम गई, जिससे लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। पर्यटकों में खासतौर पर खुशी की लहर देखी गई। मौसम बदलने के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे आम जनजीवन कुछ धीमा नजर आया। तो बारिश और बर्फबारी के चलते यहां पर 40 और से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ओलावृष्टि के साथ बिजली चमकने के आसार भी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि के कारण किसानों को कुछ नुकसान भी हो सकता है। 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश के चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, हिदायत दी गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट किया है। आईएमडी का ये अलर्ट है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ भी ऑरेंज अलर्ट में शामिल किए गए हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी भारी बारिश की संभावना है। 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है। आपको बता दें, कई क्षेत्रों में बर्फबारी आज सुबह हो भी गई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। सुबह से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी इन क्षेत्रों में हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। बर्फबारी के सौगात से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, वहीं किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। सीजन की पहली बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी खासा उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी की खबर के बाद आने वाले दिनों में चक्राता में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और पर्यटन गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। 2026 की सीजन की पहली बर्फबारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतज़ार था और इस बर्फ़बारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी। सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का। उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। 2026 की और ये सीज़न की पहली बर्फ़बारी है लोखंडी में और काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फ़बारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फ़बारी का, होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी। इधर नैनीताल में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का इंतजार हर साल पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रहता है। कभी जनवरी फरवरी में सफेद चादर ओढ़ लेने वाली सरोवर नगरी इस बार भी सूखी और अपेक्षाकृत गर्म नजर आ रही है। तो वहीं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल और आसपास के इलाकों में बर्फबारी न होने का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न में तेजी से आया बदलाव है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी में भी एक अहम कारण बनकर ये सामने आया है। नैनीताल में सर्दियों के दौरान न्यूनतम तापमान कई बार उस स्तर तक नहीं गिर पा रहा है जहां बर्फ जम सके। यही वजह है कि सर्दियों का मौसम होने के बावजूद पहाड़ों में कड़ाके की ठंड का एहसास कम होता जा रहा है। और 2 बाइक करनी है, चलते हैं। नहीं हो पा रही है, उसके पीछे का मेन रीजन ये है 2000 मीटर के नीचे के इलाकों में जो एरिया जो है वहाँ पे बर्फबारी अब बंद हो गई, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिकली बढ़ चुके हैं पिछले करीब 30 से 35 सालों के बीच में। अब इस साल जो बर्फबारी नहीं हुई है उसके पीछे मेन रीजन हमारे पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर रहना है। और चंपावत में पिछले 4 महीनों से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण
कोरी ठंड बुजुर्गों और बच्चों के लिए अब मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि कई बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और डॉक्टर अजीम ने बताया कि कोरी ठंड का प्रकोप है, जिस कारण बड़ी तादाद में बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि इस समय में बुजुर्गों और बच्चों को देखभाल की काफी जरूरत रहती है। जैसा कि लोहाघाट में शाम का टेम्परेचर तो बहुत ही कम हो जा रहा है और बारिश भी इस साल नहीं हुई है, तो जिस कारण से कि बच्चों में कॉमन कोल्ड और निमोनिया के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चों को सुबह शाम में स्पेशली उनको टोपी पहना के रखिए, कपड़े अच्छे से पहना के रखिए और या तो हीटर का प्रयोग करिए, नहीं आग जलाते भी हैं तो घर के अंदर धुआं नहीं होना चाहिए। अभी जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसी वजह से जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने के आसार ज़्यादा रहते हैं, उनकी थोड़ी नाजुक रहती है वो, और बच्चे ये थोड़ा नाजुक माने जाते हैं। बाकी जिनकी सांस की बीमारी पहले से है या किसी को हृदय रोग पहले से है, उनको थोड़ा स्पेशल केयर देनी पड़ेगी कि जैसे सूरज ढल जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा घर से ना निकले, प्रेफर करें ना निकले, है ना, और थोड़ा हीटर वगैरह का इस्तेमाल करें। इधर विकासनगर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर नजर आ रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने बड़े पैमाने पर वाहनों की जांच की और चालानी की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में देहरादून बस अड्डे से लेकर कई क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान टैक्स, परमिट, फिटनेस, हेल्थ के साथ साथ स्कूल बसों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की भी गहन जांच की गई। जांच में खामियां पाए जाने पर कुल 18 वाहनों के चालान किए गए। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जनवरी माह में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। इस दौरान हम सड़क सुरक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, इससे आप अपने की जान भी बचा सकते हैं और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। आज हमने प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यहाँ पर धर्मावाला, सीनीवाला और ISBT में चेकिंग अभियान चलाया। इसमें हमने टैक्स, परमिट, हेलमेट, फिटनेस और जैसे कोई स्कूल बसों में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता तो उसके दौरान हमने जो कमियां पाई गई उसमें हमने प्रवर्तन कार्रवाई की। इस दौरान हमने लगभग 17-18 चालान किए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत विकासनगर में परिवहन विभाग का सचल दस्ता सड़कों पर सख्ती के साथ चेकिंग करता नजर आया। देहरादून बस अड्डे से लेकर धर्मावाला और सिहनीवाला तक चले अभियान में टैक्स, परमिट, फिटनेस, हेलमेट और स्कूल बसों की फायर सेफ्टी की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर 18 वाहनों के चालान किए गए। तो वहीं विभाग का कहना है कि कार्रवाई के साथ साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। वहीं हरिद्वार में किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ कांग्रेस ने लक्सर में प्रदर्शन किया। यहां पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कांग्रेस ने बिजली विभाग पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2025 की बाढ़ के बाद भी लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरचार्ज और देरी शुल्क जनता पर अन्याय है। रविंद्र सिंह आनंद ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। बिजली के बिलों में छूट दो, हम ये देख रहे हैं कि बिलों में जिस प्रकार से सरचार्ज जुड़ करके आ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक किसान का या एक ग्रामीण का बिल तो है 2000 और उसमें सरचार्ज आता है 6000। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि ऊर्जा निगम को इस बात को समझना चाहिए। बिल जो भरने हैं उसमें छूट नहीं देंगे कि वो आराम से अपने बिलों को जमा कर पाएं, सहूलियत नहीं देंगे और सिर्फ अधिकारी रॉब में आकर के
कनेक्शन काटने का कार्य करेंगे तो ये प्रदर्शन जो आज एक छोटी सी हमने एक झलक दिखाई है, ये झलक बड़ी होगी। हम सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम होगा। और उत्तराखंड की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरिद्वार निवासी महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। खास बात यह है कि ये नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब करीब 1 साल पहले पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। यह नियुक्ति 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे सपा संगठन को नई ऊर्जा देने और प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जिम्मेदारी संभालते हुए महंत शुभम गिरी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। तय करेगा। अभी कार्यकारी के रूप में दिया है, अभी जिम्मेवारी बहुत है। कार्यकारी के रूप में जहां भी जाना पड़े, जहां भी मेरे को काम करना पड़े वो करूंगा। बाकी बनेगी, प्रभारी बनेंगे और पूरी जिम्मेवारी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी संतों का सम्मान करती है, चाहे महंत नरेंद्र गिरी जी हो, चाहे महंत ज्ञानदास जी हो। जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे उस समय भी बहुत सम्मान किया। और देहरादून में महिला कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 1 दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जहां सम्मेलन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी सुनीता गवांडे, उत्तराखंड महिला कांग्रेस की सह प्रभारी पूनम पंडित विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति और महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। हम संगठन के लिए यहाँ पे आ गए। हमारा जो संगठन सृजन जो कार्यक्रम है उसके तहत हम यहाँ पे आ गए। हम हमारे संगठन पहले ही मजबूत था, उसको अधिक से अधिक मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आ गए। हमारी ये संगठन की मीटिंग है। आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता जी हमारे बीच में है, सहप्रभारी पूनम जी हमारे बीच में। अब हम लोग 2027 में, क्योंकि चुनावी वर्ष है और हम लोग जो जिला संगठन है, जो ब्लॉक संगठन है और जो हमारे संगठन के द्वारा हम लोग ये पदयात्रा निकालेंगे और जो कांग्रेस की उपलब्धियां थी और जो भाजपा की नाकामियां हैं पिछले 9 साल के, वो लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। इधर हरिद्वार में शांति कुंज में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र जागरण का स्पष्ट संदेश दिया और कहा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने मानवता को व्यक्ति निर्माण का जो मार्ग दिखाया वही सर्वजन कल्याण की आधारशिला है। साथ ही उन्होंने शांतिकुंज पहुंचकर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा की समाधि पर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों का सम्मान और महत्वपूर्ण साहित्य का विमोचन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए हजारों स्वयंसेवकों की सहभागिता रही। चारों सम्मेलनों का थीम उनका बड़ा प्रसिद्ध। इधर चंपावत के लोहाघाट में पिछले 25 सालों से पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि प्रेम नगर वासी इस मामले को कई बार शासन प्रशासन जल संस्थान के अधिकारियों के सामने रख चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रेम नगर के लोगों का कहना है कि पिछली बार उन्हें प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं पेयजल की विकट समस्या को लेकर प्रेम नगर के वासियों ने डीएम चंपावत मनीष कुमार से मुलाकात की और समाधान की मांग की। हालांकि मामले में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने गहरी नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों से मामले की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द अधूरी पड़ी योजना का निर्माण कर प्रेमनगर वासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रेमनगर वासियों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है। 2024 में समस्याओं के बारे में तो हमने एसडीएम साहब से भी मिल चुके हैं। 2 वर्ष हो गए हैं, उसमें कार्य अधूरा पड़ा है। खाली बीच में झुंझुना दिखा दिया, थोड़ा एक वहाँ कमरा बना दिया है और उसके बाद लाइन बिछाना नहीं, कुछ नहीं। दूसरी गर्मी आने वाली है, जबकि पिछली जून में इसको कंप्लीट करने के लिए एसडीएम साहब के सामने में संस्थान के हमारे यही साहब ने कह दिया था कि हम 1 जून में दे देंगे। दूसरा जून आ गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई पाइप भी नहीं पीछे है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सफल बनाने की दिशा में रामनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसएसपी नैनीताल के आदेशों पर कोतवाल रामनगर के नेतृत्व में की गई सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं रामनगर पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के खिलाफ चल रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को बड़ी मजबूती मिली है और नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रोजगार गारंटी योजना को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हुए अब बूथ स्तर तक इसके प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई जा रही है। बता दें कि बीजेपी कार्यालय में विकसित भारत रोजगार गारंटी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर और कपकोट के दोनों विधायक, दर्जा राज्य मंत्री, जिला प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष विशेष रूप से मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस लगातार गलत बयानबाजी कर और नकारात्मक माहौल बनाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत की नींव रखी गई है। मानते हैं कि जिस तरह से इसमें उस रोजगार गारंटी योजना को, विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना को और मजबूत करने का काम करा है, जिसको हम जी राम जी के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई उनको राम के नाम से ही नफरत होने लग गया। मुझे लगता है वो विकास नहीं देखना चाहते हैं, उनको भारत को विकसित होना नहीं देखना चाहते हैं और तरह तरह का नैरेटिव फैलाने का काम हो, चाहे आज भारत केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। उनको लग रहा है कि इस प्रदेश को आगे ले जाने में, इस देश को आगे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम। जो मनरेगा को छोड़कर अभी हमने विकसित भारत और जी राम जी पर विधेयक पास किया है, इस विधेयक पर विपक्षियों ने बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कार्यशालाएं की हैं, इसके बाद फिर हमने प्रदेश की कार्यशालाएं 10 तारीख को की है। इसी निमित्त हमने जिला स्तर पर कार्यशालाएं कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाएं कर रहे हैं। जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ये विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। अगली खबर का रुख करेंगे। ऋषिकेश में बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परमार्थ निकेतन आगमन हुआ है। शंख ध्वनि, वेद मंत्र और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य आध्यात्मिक स्वागत किया गया। यहाँ युवा पीढ़ी और सेवा को साधना बनाने पर गहन मंथन हुआ। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल को बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार बताया। और उधम सिंह नगर के खटीमा में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसको आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गरीबी की जंग लड़ते हुए परिवार ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन युवक की जान नहीं बचा सके। हालांकि खटीमा अस्पताल में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, जहां घायलों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता। तो वहीं डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि युवक को हायर सेंटर सुशीला तिवारी से इलाज के बाद एम्स भेजा गया। इस दौरान रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं युवक के चचेरे भाई रोहित राणा ने डॉक्टरों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सरकार से मांग रखी कि जो हमारे भाई के साथ हुआ वो दूसरे किसी के साथ ना हो। उक्त मरीज को अस्पताल में लाया गया था नागरिक चिकित्सालय खटीमा में। प्राथमिक उपचार के बाद इसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था सुशीला तिवारी के लिए, जहाँ पे इसके इलाज के बाद इसको आगे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया था। एम्स ऋषिकेश जाते समय उक्त जो चोटिल था उसकी मृत्यु हो गई। इसको वापस यहाँ पे लाए हैं अस्पताल में, जिसका पुलिस इंफॉर्मेशन देके पंचनामा करा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जाएगी। और इसी के साथ ही मुझे दें इजाजत। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही।